खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 27, और टास्क नंबर 27 इज अ बिग मेगा शो। उसकी वजह ये है, हमने एक वेबसाइट बना ली लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस 5 गुटनबर्ग एडिटर के साथ और एलिमेंटर पेज बिल्डर के साथ। अब हमने इस वेबसाइट को, ये आपने किसी क्लाइंट की वेबसाइट बनाई है, हमें क्लाइंट ने अपना यूआरएल दे दिया जो लाइव था किसी सर्वर के ऊपर, और क्लाइंट ये चाहता है कि अब हम इस साइट को वहाँ पे लाइव कर दें चूँकि सारी चेंजेस हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। तो आपने सबसे पहले सीखना है माइग्रेशन। माइग्रेशन कैसे की जाती है? माइग्रेट का मतलब होता है मुंतकिल करना, हिजरत करवाना। आप एक जगह से दूसरी जगह पे डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। अब उसके लिए आपके पास ऑटोमेटेड तरीका होता है कि आप किसी प्लगइन की मदद से ही करें या आप उसको मैनुअली करें। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जितनी फाइल्स होती हैं, मीडिया फाइल्स या आपका थीम होगा, प्लगइन होगा, जो कुछ भी आपने बनाया उसको आपने मूव करना है। लेकिन वर्डप्रेस के सीएमएस को मूव करने की ज़रूरत नहीं होती। वर्डप्रेस एडमिन्स और वर्डप्रेस इंक्लूड्स और इस तरह की दीगर फाइल्स जो हैं वो हम वहाँ पे भी लाइव सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। WP कन्फिग आपको इसलिए चाहिए कि उसके अंदर डाटाबेस की इंफॉर्मेशन होती है, और डाटाबेस आपको एक्सपोर्ट इसलिए करना पड़ता है कि सारी एंट्रीज, सारे टेबल्स उसके अंदर बनते हैं, और अगर हमने एक साइट को दूसरी जगह पे माइग्रेट करवाना है तो हमें डाटाबेस की ज़रूरत होगी। फिर हमें नई जगह पे नए क्रीडेंशियल्स के साथ नया डाटाबेस बना के उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। एक तो आप ये काम सीखेंगे और ये बहुत ज़बरदस्त काम है, इसकी बड़ी जॉब्स आती हैं। सेकंड, आप ये सीखेंगे कि किसी लाइव सर्वर के ऊपर हम डोमेन कैसे परचेज कर सकते हैं, और उस डोमेन जो ब्लैंक डोमेन होती है उसके अंदर हम वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे लाइव सर्वर के ऊपर। अब तक आपने देखा था लोकल होस्ट के ऊपर। फिर तीसरा काम आप ये सीखेंगे कि किसी सर्वर के ऊपर अगर एक डोमेन क्लाइंट की पहले से मौजूद है और क्लाइंट उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो फिर आप उसी के ऊपर एक सब डोमेन बना के काम करेंगे ताकि क्लाइंट जो है वो भी उसको व्यू करते रहें। तो फिर उस सब डोमेन को कैसे क्रिएट किया जाता है GoDaddy पे या ब्लू होस्ट वगैरह पे, वो भी आज आप सीखने की कोशिश करेंगे। और जब ये सारा कुछ हो गया तो आपने ज़ाहिर बात है उसके साथ एक्सेस रखनी है कि आप कोई चीज़ें डेस्कटॉप से लाइव सर्वर पे मुंतकिल कर सकें या लाइव सर्वर से कोई फाइलें डाउनलोड कर सकें आपने कंप्यूटर के अंदर। तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है फाइलज़िला। अब फाइलज़िला है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी FTP। तो क्लाइंट्स, जो नए क्लाइंट्स होते हैं, वो बाज़ का आपको FTP के क्रीडेंशियल्स दे देते हैं और वो कहते हैं दिस इज़ एनफ। ये एनफ नहीं होता। FTP आपको डाटाबेस के साथ मदद नहीं दे सकती। FTP के लिए आप वर्डप्रेस की तमाम डायरेक्टरी के अंदर फाइलें मूव कर सकते हैं, लेकिन उसको PHP माई एडमिन के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि क्लाइंट से आप सर्वर की एक्सेस लें। तो सर्वर लेवल एक्सेस आपके लिए मस्ट है, फाइवर पे या अपवर्क पे या किसी भी दीगर जो फ्रीलांसिंग की साइट है उसके ऊपर। उसका फ़ायदा ये होगा कि सर्वर पे आप जब जाएंगे तो आपकी ग्रिप होगी, आप एज एडमिनिस्ट्रेटर डाटाबेस भी देख सकेंगे, FTP के अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकेंगे, डिलीट कर सकेंगे, प्लस वहाँ पे और दीगर सिक्योरिटी की बड़ी चीज़ें हैं। PHP की कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं, कौन सा वर्जन हो, कौन सा मॉड्यूल्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सारे काम हैं जो आज आपने सीखने हैं, इसलिए अपने मसल जो हैं वो रेडी रखें। ये 2 दिन की खामोशी किसी खास वजह से थी, आप ये देख रहे होंगे, शायद आपको नज़र आ रहा है मेरी आँखें और मेरे ये जो जबड़े हैं सूजे हुए हैं, चूँकि ये जो चढ़ती जवानी थी, उन फवाने शबाब, द टीन एज, उसमें मुझे शौक़ चढ़ा हुआ था बॉक्सिंग का बहुत बड़ा। तो बॉक्सिंग किया करते थे जनाब, और बॉक्सिंग के लिए फिर प्रैक्टिस जब होती थी तो टक्करें मारनी दीवारों के साथ और दरख्तों को आते जाते मुक्के लगाने इस तरीके से, और सीमेंट की बोरियां लटकाई होती थी और उसके ऊपर मुक्के लगाने, रेत में मुक्के लगाने। तो फिर वो ये जो जबड़े हैं ये हिले हुए हैं। तो सर्दियों में 2 या 3 दिन मेरे पास ऐसे आते हैं जिसमें मैं अच्छे खासे तकवे के मराहल से गुज़रता हूँ, और वो 2-3 दिन मेरा मुँह जो है वो बिल्कुल वो सुज पड़ोला हो जाता है। तो हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड।
ओके, अब माइग्रेशन के लिए सबसे पहले हमने करना है प्रेपरेशन, तैयारी करनी है। हम देखेंगे कोई जंक या स्पैम चीज़ ना हो, एक्स्ट्रा लोड ना हो जो हमारी जिप फाइल का हिस्सा बन जाए। तो सबसे पहले हम आएंगे अपीयरेंस के ऊपर, थीम्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब हमने एक ही थीम इंस्टॉल किया था, वर्डप्रेस 2019, इसके अलावा हमारे पास और कोई थीम नहीं। अगर एक्स्ट्रा थीम है आप इनको डिलीट कर दें किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट पे जो यूज़ नहीं हो रहे। लेकिन अगर कोई चाइल्ड थीम आपने बनाया है और उसके साथ पेरेंट थीम भी मौजूद है तो फिर आपको दोनों थीम्स की ज़रूरत होगी। तो थीम्स हमारे ओके हो गए। उसके बाद जाते हैं हम यहाँ पे ऑल पेजेस के ऊपर, और ऑल पेजेस में हम चेक करेंगे हमारे पास कोई पेज ट्रैश में ना पड़ा हो या एक्स्ट्रा कोई ऐसा पेज जो हम इस्तेमाल ना कर रहे हों। यहाँ पे भी सब ओके है। ऑल पोस्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी सेम कहानी होगी। हम देखेंगे कोई हमारे पास एक्स्ट्रा पोस्ट, एक्स्ट्रा से मुराद कोई भी ऐसी चीज़ जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो जब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपको उसको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया लाइब्रेरी में आ जाएँ, चूँकि ज़्यादातर इसका वेट होता है। यहाँ पे देख लें कोई ऐसे इमेजेस, चूँकि बाज़ का जब हम लोकल होस्ट पे तजर्बे करते हैं तो मुख्तलिफ थीम्स को हम इंस्टॉल करते हैं, तो होता क्या है कि बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे एक्स्ट्राज पड़े होते हैं। तो अब मुझे पता है कि ये छोटे छोटे लोगोस हैं जो हमने एलिमेंटर पेज बिल्डर के साथ जो टेम्पलेट डाउनलोड किए थे ये वहाँ से आए थे, और कोई हमारे पास एक्स्ट्रा इमेजेस नहीं। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास वीडियोस कौन सी पड़ी हैं, आपके पास ऑडियोज़ कौन सी पड़ी हैं। इसी तरीके से और कोई फाइल्स हैं जो अनअटैच्ड हैं उनको भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको पता हो कौन सी फाइलें हैं जो आप अटैच नहीं कर रहे किसी भी जगह पे। तो एक्स्ट्रा इमेजेस जो हैं उनको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसका तरीका मैंने इससे पहले वाले टास्क में सिखाया था। सेम यही कहानी है। प्लगइन्स के खाने में आ जाएंगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के ऊपर। यहाँ पे देखें कोई एक्स्ट्रा प्लगइन्स जो डीएक्टिवेट हैं उनको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। हमारे पास एक ही प्लगइन है एलिमेंटर, तो यहाँ से भी हम ओके हैं। फिर जब हम मुख्तलिफ थीम्स को ट्राई करते हैं लोकल होस्ट पे या किसी लाइव सर्वर पे, तो उसके साथ यूज़र्स भी आ जाते हैं डेमो डाटा के साथ। तो आपने एक्स्ट्रा यूज़र्स को भी यहाँ से डिलीट कर देना है। तो हमारे पास यूज़र भी एक है, ये भी ओके हो गया। ये जब आपकी प्रेपरेशन हो जाए, कॉमेंट्स होता है लास्ट सेक्शन, बहुत सारे थीम्स के साथ स्पैम कमेंट्स या डेमो कमेंट्स आ जाते हैं। तो ये भी आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि लोकल होस्ट पे कमेंट्स की ज़रूरत नहीं, लाइव होस्ट पे दोबारा से कमेंट्स आ जाएंगे। तो ये चीज़ें आपकी प्रेपरेशन हो गई। उसके बाद अब हमने करना है सबसे पहले प्लगइन्स के खाने में ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे। अब हमारे पास माइग्रेशन करने के लिए बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं, हर एक की अपनी चॉइस होती है, प्रेफरेंस होती है। मैंने तकरीबन 2-3 प्लगइन्स ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, मैं आपको उनका बता देता हूँ। आप सिंपल यहाँ पे लफ्ज़ लिखेंगे ना माइग्रेशन और एंटर कर देंगे, तो माइग्रेशन के अंदर आपको एक ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन प्लगइन नजर आएगा। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं। 5 दिन पहले इसको अपडेट किया गया है। ये तकरीबन मैंने अगर फ़र्ज़ कर लें 10 वेबसाइट्स को माइग्रेट किया है, तो उनमें से 5 वेबसाइट्स मैंने डुप्लीकेटर के साथ की होंगी और 5 की होंगी ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन। दोनों बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर बाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है गोडैडी में, लेकिन इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनका सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम इसके साथ देखेंगे इंस्टॉल नाउ के ऊपर, और फिर हम डुप्लीकेटर को भी देखने की कोशिश करेंगे। अब इसके ऊपर ये हमने लोकल होस्ट बनाया था मिशन 2019। अब जिस जगह पे आपने मूव करना है वहाँ पे भी ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन होना चाहिए। ये इसका बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ, ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हम इसको करेंगे एक्टिवेट, और एक्टिवेट करने के बाद जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया शुरू में इंट्रो में, आपको चाहिए एक्सपोर्टेड फाइल, जिप की फाइल। एक्टिवेट कर दिया यहाँ से। जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इसकी एक टैब कस्टम पोस्ट की बन जाएगी। यहाँ पे ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन, इसके अंदर 3 लिंक हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और बैकअप्स। यानी आप इसको बैकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बैकअप होगा तो आप इसको किसी जगह पे रिस्टोर करेंगे या माइग्रेट करेंगे। तो हमने लोकल होस्ट से क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हवर करेंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट, अब उसके बाद ये आपके पास विंडो आ जाएगी। अगर आपका डाटा जो है वो 512 MB से बड़ा होगा, ज़्यादा गीगाबाइट्स, ज़्यादा आपकी साइट बड़ी है, तो फिर आपको प्रीमियम एड ऑन इसके लेने पड़ेंगे। तो हमने इसको एक्सपोर्ट करना है यहाँ से फाइल में। बाकी चीज़ें जो हैं ये प्रीमियम एड ऑन्स के साथ मिलती हैं। यहाँ से आप क्लिक कर देंगे फाइल, और यहाँ पे रहते हुए भी आप इसको रिप्लेस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमें यहाँ पे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो अपना रीडिंग करेगा, एनालिसिस करेगा, स्कैन करेगा तमाम फाइल्स को, प्लगइन्स, थीम्स, डाटाबेस। तो ये उसने स्कैन किया और उसने कहा कि जी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं लोकल होस्ट को। हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और पाथ देंगे हम इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। और ये बन रहा है .wpress के नाम से एक फ़ाइल जो है इन्होंने बना दी। ये इनका एक अपनी एक्सटेंशन है। हम इसको यहाँ पे मिशन 2019 वर्डप्रेस स्पार्टन्स में इसको सेव कर लेते हैं।
अब ये आपका पहला फेज़ हो गया। दूसरे फेज़ में अब यही चीज़ हमने किसी लाइव होस्ट पे देनी है, तो उसके लिए ये 3-4 लाइव होस्ट है मेरे क्लाइंट्स के। आज कुछ चीज़ें मैं ब्लर कर दूंगा, चूँकि क्लाइंट्स की आपको पता अमानत होती है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने उनसे परमिशन ली हुई है कि मैं सीरीज कर रहा हूँ, तो वो परमिशन ग्रांटेड के बाद जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल होस्ट है GoDaddy। तो GoDaddy के ऊपर मैं आपको सरेआम चीज़ें दिखाता हूँ। ये आप जब साइन इन करेंगे, लॉगिन करेंगे GoDaddy में, तो इस तरह आपको नज़र आएगा। ये आपके अकाउंट का सेक्शन होता है। यहाँ से आप माई प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे है माई होस्टिंग, डोमेन्स पे जाना होगा, डोमेन्स पे क्लिक करेंगे। ईमेल के सेक्शन में जाना है, ईमेल पे SSL को यहाँ से एक्सेस करेंगे। जब ये आपको नज़र आ जाए वेब होस्टिंग और माई अकाउंट, तो यहाँ पे ये जो 3 डॉट बने हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। सेटिंग्स के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, तो अब ये सेटिंग्स के सेक्शन में चला जाएगा GoDaddy के ऊपर, और तमाम क्लाइंट्स का भी इसी तरीके से होता है। सेटिंग्स के बाद आप यहाँ पे ये जो बटन बना हुआ है cPanel एडमिन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो हम कंट्रोल पैनल में चले जाएंगे। ये अलग से एक पेज ओपन होगा जो आपका कंट्रोल पैनल होगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो ये एक cPanel है, ये भी कंट्रोल पैनल है, लेकिन इसका UI डिफरेंट है। इसके अंदर भी फाइल मैनेजर, इमेजेस, डायरेक्टरी वगैरह है। GoDaddy हम जो देख रहे थे उसके अंदर भी सेम ये चीज़ें हैं, सिर्फ डिज़ाइन का फ़र्क है। ये एक दूसरा होस्ट है, उसके अंदर भी आपको इसी तरीके से चीज़ें नज़र आएंगी। अब यहाँ पे तीसरा होस्ट है हमारे पास होस्ट मास्टर। यहाँ पे भी आपको उसी तरीके से वेबसाइट के हवाले से नज़र आएंगी, फाइल मैनेजर आपको नज़र आएगा, डायरेक्टरीज वगैरह नज़र आएंगी। तो सारी चीज़ें तकरीबन सेम रहती हैं। ये ब्लू होस्ट का है, ब्लू होस्ट के अंदर भी आपको इसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। अगर आपने कुछ सर्च करना हो आप सर्च भी कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। तो ये सब तकरीबन जितने भी अपाची के वेब सर्वर हैं, कंट्रोल पैनल जिनको हम कहते हैं, वो एक तरह का होता है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कलर्स का। जैसे थीम का डिफरेंस आ जाता है कि वर्डप्रेस पीछे एक ही है, थीम की लुक एंड फील जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो ये 4-5 बड़े बड़े होस्ट हैं। होस्ट मास्टर है, ब्लू होस्ट है, और उसके बाद GoDaddy है, फिर 1-2 और भी इसी तरीके से cPanel हमारे सामने मौजूद हैं। अब यहाँ पे ये जो हमने GoDaddy का खोला था, यहाँ पे आपने सिंपल ये लिखना है। अगर आप कोई डोमेन्स जो है उसके अंदर जाना चाहते हैं तो आप ऐड ऑन के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड ऑन डोमेन्स में वो डोमेन्स होती हैं जो आपने मुख्तलिफ जगहों पे परचेस कर ली हैं, लेकिन होस्टिंग आप GoDaddy की यूज़ करना चाहते हैं, फिर उसके लिए आपको ऐड ऑन पे जाना पड़ेगा। अगर आप सब डोमेन कोई ऐड करना चाहेंगे तो SUB जो है सब लिखेंगे, सब डोमेन्स का सेक्शन आ जाएगा। सब डोमेन होती है किसी एक डोमेन का एक सब पार्ट, छोटा हिस्सा। जैसे अगर फ़र्ज़ कर लें faruqisonline.com है, तो मैं इसमें बनाता हूँ themes.faruqisonline.com या clients.xyz.com। तो वो क्या करेगा, वो क्लाइंट्स की एक अलग वेबसाइट होगी, लेकिन कंसिडर की जाएगी वो सब डोमेन के तौर पर। अब मेरे पास यहाँ पे चूंकि बहुत सारी डोमेन्स मौजूद हैं, तो आज हम एक फ्री डोमेन जो हमारे पास मौजूद है, एक दोस्त के लिए मैंने रजिस्टर की थी, सज्जाद राव साहब के लिए, और डोमेन्स में उसके ऊपर आज हम इंस्टॉल करेंगे। चूँकि 3 मार्च को उसने एक्सपायर हो जाना है, तो हमने जाते जाते पैसे तो दिए हुए हैं, तो चले उसका फ़ायदा उठाते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ज़बरदस्त डोमेन है क्रिएटिव जीन्स। अब क्रिएटिव जीन्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि इसकी सेटिंग्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। जब आप किसी डोमेन पे क्लिक करेंगे तो आप उस डोमेन की मैनेजमेंट के सेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे वो हमें ऑटो रिन्यू ऑन करवाना चाहता है वगैरह वगैरह। यहाँ से हम क्लिक करेंगे मैनेज होस्टिंग, तो अगेन होस्टिंग के ऊपर चला जाएगा। बाकी नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी। अब अगेन हम उसी पेज पे चले गए होस्टिंग वाले पे, जो ऑलरेडी हमने यहाँ से ओपन की थी। अब यहाँ से हम इसको कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पे हमें चाहिए वर्डप्रेस। अब जो ही आप लिखेंगे वर्डप्रेस, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे वेब एप्लीकेशन में वर्डप्रेस लिखा हुआ होगा। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, GoDaddy पे आपको वर्डप्रेस मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से इस कंट्रोल पैनल में हम वर्डप्रेस लिखेंगे तो वर्डप्रेस हमें नज़र आ जाएगा। इसी तरीके से होस्ट मास्टर में भी आप यहाँ पे वर्डप्रेस लिखेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पे आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। इसी तरीके से ब्लू होस्ट के अंदर भी यहाँ पे आपको वर्डप्रेस के नाम से एक चीज़ मिल जाएगी। अगर आप कंट्रोल F करें और वर्डप्रेस लिखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे इंस्टॉल वर्डप्रेस। सर्च का ऑप्शन नहीं था, लेकिन हमने कंट्रोल F, किसी भी वेबसाइट पे करेंगे, F का मतलब फाइंड, तो आपको यहाँ पे भी इंस्टॉल वर्डप्रेस मिल जाएगा। इस पे क्लिक करते हैं तो हम वर्डप्रेस के सेक्शन में चले जाएंगे। इस पे हम क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस के सेक्शन में चले जाएंगे। इस पे क्लिक करेंगे, वर्डप्रेस के सेक्शन में चले जाएंगे। तमाम होस्टिंग का cPanels का एक ही काम होता है। यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऑलरेडी हमारा GoDaddy का ओपन हो चुका है। अब यहाँ से जितनी भी एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल की होंगी वो यहाँ पे होती है, जो आप नहीं करेंगे वो यहाँ पे होती है। तो माई एप्लीकेशन पे मैं क्लिक करके देखता हूँ
क्रिएटिव जीन्स के अंदर हमें यहाँ पे मौजूद नज़र आती है, लेकिन इसको हम यहाँ से चेक करेंगे इस चेक मार्क के साथ, और इसको मैं यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अब इसका मतलब यह है कि ये जो 43.9 MB का डाटा यहाँ पे पहले से मौजूद था, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं ताकि हम नए सिरे से इसको देखें। अब डोमेन हमारे पास मौजूद है लेकिन ब्लैंक मौजूद है, तो अब हमारे पास पहले 8 थी, अब यहाँ पे 7 रह गई हैं। तो यहाँ से हम वापस जाते हैं और दोबारा से हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस फाइल में से अब हम करेंगे इंस्टॉल एप्लीकेशन हम करेंगे, और हमने इंस्टॉलेशन करनी है इसकी क्रिएटिव जीन्स के अंदर। तो इस जगह पे वापस आगे क्लिक करेंगे इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, और इसको हम पाथ देंगे। ये आपने ख्याल रखना है, जल्दी में किसी और डोमेन पे नहीं कर देना जिस पे पहले से हो, क्योंकि एक क्लिक करना है आपने और बूम तमाम चीज़ें बेड़ा गर्क हो जाएंगी। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे इस डोमेन के ऊपर, डोमेन पहले सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से करेंगे हम क्रिएटिव जीन्स को सिलेक्ट, और उसके बाद द डायरेक्टरी ऑप्शनल होती है, ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने मेन डोमेन के अंदर वर्डप्रेस करना है। और यहाँ से वर्जन ठीक है, लैंग्वेज ठीक है, बाकी डिफ़ॉल्ट चीज़ें हम रहने देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम जो है वो हमने कोई देना है, लेट्स से कि हम यहाँ पे देते हैं, क्योंकि ये वन टाइम होता है हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, दी स्पार्टन्स। और इसका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड हम लिखते हैं dev और dev 123 शो पासवर्ड, ये हमने देखा और ये हमें नज़र आ गया। अब इसको हम यहाँ से Ctrl+C करके अपने पास Notepad++ में सेव भी कर सकते हैं इस तरीके से, ताकि हमें नज़र आता रहे। अब ये ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ है, पासवर्ड भी हो गया। यहाँ पे आप देंगे अपना ईमेल, क्लाइंट को बाद में चेंज करके भी आप देख सकते हैं या क्लाइंट खुद भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आपने अपना ईमेल देना है ताकि आपके कंट्रोल में रहें सारी चीज़ें। टाइटल को देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, फ़िलहाल बाद में भी चेंज किया जा सकता है। टैगलाइन को हम छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीज़ों को आप इसी तरीके से रहने दें। लेकिन अगर आप इसको खुद अरेंज करना चाहें डाटाबेस वगैरह, तो इस पर क्लिक कर देंगे। हम इसको कहते हैं कि ऑटोमेटिकली मैनेज करें भाई ये सारी चीज़ें, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं इंस्टॉल पे क्लिक किया तो GoDaddy की क्रिएटिव जीन्स के ऊपर ये इंस्टॉलेशन जो है वो होना शुरू हो जाएगी। ये हमसे पासवर्ड मांगेगा, हम कहते हैं भाई सेव करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे वो कर रहा है कॉपिंग डेटाबेस टेबल्स। तो GoDaddy पे इस तरीके से आपने एक नई डोमेन जो है उसके अंदर ये सारी चीज़ें शुरू कर दी। अब ये डोमेन मैंने पहले से परचेज़ की हुई थी। अगर डोमेन को नए सिरे से परचेज़ करना हो, उसका तरीकाकार ये होता है कि आप यहाँ पे डोमेन्स के अंदर आएंगे या सिंपल यहाँ पे लिखेंगे GoDaddy डोमेन परचेज़ और उसके बाद एंटर कर देंगे, तो आपको डोमेन के हवाले से जो लिंक है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। डोमेन नेम्स के ऊपर या बाय डोमेन पे यहाँ पे अब आपने सर्च करना है। अब यहाँ पे हम कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, लेट्स से कि हम कहते हैं spartansvision2019.com और एंटर कर देंगे, तो आपको वो बताएगा कि ये वेबसाइट पहले से किसी के पास रजिस्टर है या नहीं है। तो उसने कहा कि Spartansvision2019 इज़ अवेलेबल ₹299। इस 299 रुपये से आपने खुश नहीं होना, ये एक मार्केटिंग का टैक्टिक्स होता है, सारे करते हैं, जारी बात है। ये पहले साल की होती है, लेकिन आप जब आगे बढ़ेंगे तो फिर इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अब आपने अगर फ़र्ज़ कर लें इसकी एक्सटेंशन लेनी है .net .org .info, तो पूरे पैकेज की कीमत हो जाएगी 2640। फिर आप नीचे आ जाएं स्क्रॉल करके, कुछ इसके साथ आप और चीज़ें लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, और यहाँ से आप इसको कहते हैं कंटिन्यू टू कार्ट। जब आप कंटिन्यू टू कार्ट करेंगे, ये चूँकि मेरा लॉगिन है इसके अंदर, अब यहाँ पे वो हमसे मैसेज पूछेगा कि आप इसके साथ कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो वो उन्होंने डोमेन ऐड कर दी। अब यहाँ पे अगर प्राइवेसी प्रोटेक्शन देनी है तो 839 रुपये पर डोमेन पर ईयर यहाँ पे वो मुझसे लेगा। मैं कहता हूँ कि नो थैंक्स, या अगर आप प्राइवेसी चाहते हैं कि किसी को पता ना चले तो फिर आप इसको ऐड कर दें, हम नो थैंक्स कहते हैं। उसके बाद लिनक्स वेब होस्टिंग हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैंने यहाँ से नो थैंक्स कह दिया। लेकिन अगर आपको होस्टिंग भी यहाँ पे लेनी है तो फिर आप डिलक्स ले लें या इकॉनमी ले लें या आप अल्टीमेट ले लेते हैं। या हमारे एक स्पार्टन है शफीक सानी, उन्होंने मुझे ईमेल की थी, रिक्वेस्ट की थी कि सर स्पार्टन्स को कहते हैं, उन्होंने बिज़नेस शुरू किया है, गालिबन उनकी वेबसाइट का नाम है parkunit.com.pk, ये उनका बिज़नेस है। और ये कह रहे थे कि सर मैंने अभी होस्टिंग का बिज़नेस भी शुरू कर दिया पाकिस्तान में, तो स्पार्टन्स के लिए मैं स्पेशल डिस्काउंट दूंगा, और डिस्काउंट वाउचर भी वो कह रहे थे कि मैं यहाँ पे चैनल पे दे दूंगा। तो शफीक अगर आप सुन रहे हैं तो यहाँ पे आप डिस्काउंट वाउचर भी दे सकते हैं, या आप शफीक सानी के नाम से
उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं वो मैसेज कर देंगे। तो ये उनकी एक रिक्वेस्ट थी, एक दूसरे के साथ हमें ज़ाहिर बात है कोऑपरेशन करना चाहिए। अगर वो एक अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं आप उसको चेक करें, और प्रैक्टिस के लिए आपके पास पहला होस्ट है पाकिस्तान में, आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से इंडिया में भी कुछ स्पार्टन है तो वो भी इस तरह का काम कर सकते हैं। वैसे आपको होस्टिंग फ्री में भी मिलती है बहुत सारी जगहों पे, लेकिन मैंने आपको बताया था नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो आपको शुरू में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैकेज मिल जाता है, लेकिन आखिरकार आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पे करना पड़ती हैं। तो बहरहाल ये चेक होना चाहिए। फ़िलहाल आप फोकस रखें क्लाइंट्स के ऊपर। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो शफीक से आप रब्ता कर सकते हैं, ही इज़ वन ऑफ आवर स्पार्टन्स। अच्छी वेबसाइट है, उनका बिज़नेस है ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन के हवाले से, और कुछ शुरू में यहाँ पे मैसेज भी आता है। अभी फ़िलहाल मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा, एक पॉपअप उन्होंने लगाया, और जो कुछ वो पढ़ते हैं सीखते हैं चैनल से, वो तजुर्बे भी करते रहते हैं। मैं इसको देख रहा था कंप्रेशन के हवाले से, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। वेरी गुड शफीक। तो ये जनाब हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं जो हम बात कर रहे थे। तो यहाँ से हम नो थैंक्स कहते हैं। हर चीज़ के पैसे हैं। ईमेल्स का आपने ऑफिशियल अकाउंट बनाना है तो 269 रुपये पर मंथ। आप यहाँ से कोई पैकेज लेना चाहेंगे पैकेज ले सकते हैं। मेरे पास चूँकि होस्टिंग भी मौजूद है और डोमेन्स भी मौजूद हैं। जब आप यहाँ से हो जाएं तो फिर आप करेंगे कंटिन्यू विद दीज ऑप्शंस। आप यहाँ पे आप आगे पहुँच जाएंगे तो आपका कार्ट का एक ऑप्शन, यानी ये जो चेक नाउ वाला है, ये ओपन हो जाएगा। अब इसके लिए आपका जो पेनियर का मास्टर कार्ड है वो चल जाता है। इसके अलावा आपके पास या पेपाल के ऊपर कोई अकाउंट हो, क्लाइंट्स जो हैं वो नॉर्मली खुद बाय करते हैं या आपको कहते हैं कि आप उनको परचेज़ करके दे दें। इसका भी एक लोगों ने बिज़नेस बनाया हुआ है। तो मैं चूँकि अभी इसके साथ ऑलरेडी मेरी बहुत सारी डोमेन्स हैं वो बनी हुई हैं। जब यहाँ पे आ जाए तो ये आखिरी ऑप्शन होता है कंप्लीट करने का। अब यहाँ पे आपने अपना पेनियर अकाउंट देना होता है जो भी आप करना चाहते हैं। अब उस पेनियर अकाउंट के अंदर ये आपके पास 2 नंबर होते हैं। लेट मी शो यू, कहाँ गया जनाब मेरा पेनियर कार्ड, अगर नज़र आ गया चूँकि, तो ये इस तरीके से आपका जो पेनियर कार्ड होता है, इस पेनियर कार्ड के ऊपर जो भी नंबर आपने दिया होगा वो आपने यहाँ पे लगाना है। एक नंबर शुरू में होता है 14 हिंसों का और एक उसके पीछे 3 लफ्ज़ों का होता है। तो वो आपने सिक्योरिटी के साथ चीज़ों को देनी होती है और यहाँ पे आप इसको देंगे और उसके बाद आप यहाँ से जो ही कंप्लीट परचेज करेंगे आपका ये डोमेन जो है वो आपको ईमेल कर देंगे और पैसे जो हैं वो कट जाएंगे। कितने पैसे कटेंगे? 2128। वहाँ पे कितने लिखे हुए थे? 299। अब यहाँ पे है 2 ईयर्स का। अगर आप इसको 1 ईयर करेंगे तो पैसे कम हो जाएंगे। और वहाँ पे कितने लिखे हुए थे? 299। अब इसके साथ कूपन वगैरह भी होता है 33% ऑफ। तो ये तरीकाकार है डोमेन ख़रीदने का या होस्टिंग ख़रीदने का। जो ही आप करेंगे कंप्लीट परचेज तो ये जो डोमेन आपने सेलेक्ट की थी ये आपके नाम पे हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं एम्प्टी कार्ट, चूँकि हमें नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी डोमेन्स हैं। तो मैंने इस कार्ट को खाली कर दिया। अब ये आपका काम हो गया। वापस आते हैं और देखते हैं कि वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो क्रिएटिव जीन्स में वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो चुका है। हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर WP एडमिन। तो अब वर्डप्रेस जो हमने इंस्टॉल किया था क्रिएटिव जीन्स पे वो हमें नजर आ गया। अब वर्डप्रेस हमें कह रहा है कि आप इसको विजिट को स्टार्ट करें। स्टार्ट विजिट करेंगे, सेटिंग्स, कॉन्टैक्ट, थीम वगैरह। हम कहते हैं जी नो थैंक्स। नो थैंक्स किया, ओके किया। हमें डिफ़ॉल्ट थीम ही चाहिए, हमने ज़्यादा सेटिंग्स जो हैं वो नहीं करनी। अब हमने लोकल होस्ट पे ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन इंस्टॉल किया था। यहाँ पे इसको आके हम देखते हैं। अब हमने यहाँ पे भी वो इंस्टॉल करना है और इसको पकड़ के यहाँ पे ले आते हैं जनाब। वर्डप्रेस हमारे पास मौजूद है। ये है हमारी क्रिएटिव जीन्स। फ्रंट एंड इसका नज़र आ रहा है 2019 और कुछ भी नहीं है। तो प्लगइन्स के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ से इसको कर देते हैं डिसमिस, ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हम लिखेंगे माइग्रेशन और एंटर कर देंगे। अब माइग्रेशन का मतलब सेम वो प्लगइन हमने यहाँ पे भी करना है, इंस्टॉल नाउ। और उसके बाद क्या होगा, वहाँ से हमने किया था लोकल होस्ट से एक्सपोर्ट और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट। इसको एक्टिवेट कर लिया और उसके बाद देखते हैं जनाब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है। ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन, ये GoDaddy के ऊपर है लाइव साइट पे। यहाँ से हम इसको करेंगे इंपोर्ट और ये जो फाइल हमने की थी लोकल होस्ट की, एक्सपोर्ट की फाइल, अब उसको हमने इंपोर्ट करना है। यहाँ पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे वो लिख रहा है मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज 120 MB। हम कहते हैं जी कि आप फाइल पे क्लिक करें और ये जो फाइल थी लोकल होस्ट मिशन WPress वाली, इसको हमने क्लिक किया और ओपन कर दिया। अब ये यहाँ पे साइट इंपोर्ट करना शुरू कर देगा। फ्रंट एंड पे ये नज़र आ रहा है, लेकिन जो ही ये कंप्लीट होगा इंपोर्ट का सेक्शन तो यहाँ पे ये सारा कुछ वही नज़र आएगा जो हम यहाँ पे देख रहे थे अपने लोकल होस्ट पे। और चुटकी बजाते हुए ये माइग्रेशन जो है वो हमारी मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन परमालिंक्स की सेटिंग हमें करना पड़ती है। वो यहाँ पे मैसेज भी हमें दे देगा कि 2 दफ़ा आप परमालिंक्स को सेव करें, तो वो हम कर देंगे।
अगर कभी यूआरएल का इशू आए जो अदनान को आ रहा था, तो उसके लिए एक प्लगइन होता है वेलवेट ब्लूज के नाम से, उसके साथ हम लोकली फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इमेजेस हमने एम्बेड किए होते हैं, अटैचमेंट होती है मीडिया की फाइल्स जो पेजेस के अंदर, तो आमतौर पर वो नज़र नहीं आते जब हम मूव करते हैं। वो मूव हो जाते हैं मीडिया लाइब्रेरी में, लेकिन फ्रंट एंड पे डिस्प्ले नहीं होते। तो उसके लिए हम फिर यूआरएल को चेंज करते हैं, चूंकि लोकल होस्ट अलग यूआरएल है, क्रिएटिव जीन्स अलग यूआरएल है, तो फिर हमें यूआरएल को रिप्लेस करके वहाँ पे ये चीज़ें करना पड़ती हैं और ये ऑल ओके हो जाता है। तो ये ऑटोमेटेड अंदाज में ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन पूरी दुनिया में जितने भी प्रोस हैं वो इसको रिकमेंड करते हैं। दूसरे नंबर पे फिर डुप्लीकेटर भी है। डुप्लीकेटर में बाज़ गोडैडी पे एक इशू आ जाता है जिप आर्काइव के हवाले से। अगर कभी आपके साथ भी आ जाए जिप आर्काइव का, तो उसका बड़ा आसान सा तरीकाकार होता है। आप होस्टिंग अकाउंट में जाएंगे, सी पैनल में आर्काइव का मॉड्यूल होता है, और वो जो जिप का मॉड्यूल है वो आपका PHP में एनेबल होना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल आप यहाँ पे लिखें PHP, तो ये नज़र आएगा सेलेक्ट PHP वर्जन। ये काम भी आप सीख लें, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे क्लाइंट्स का PHP वर्जन है 5.4 या पुराना, और अब है तकरीबन 7 से ऊपर निकल गई हैं बातें। तो सेलेक्ट PHP वर्जन के ऊपर क्लिक किया तो हम चले जाएंगे PHP वर्जन के सेक्शन में। यहाँ से हम ना सिर्फ वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि आप ये जो जिप का मॉड्यूल है इसको भी आपका एनेबल होना चाहिए, चेक कर दें, तो फिर आपका इशू जो है वो नहीं आएगा। तो ये काम आपका हो जाएगा, तो फिर आपका डुप्लीकेटर यहाँ पे काम करेगा, वरना आपको मैनुअली एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी जिप की फाइल, क्योंकि गोडैडी के साथ ये स्पेशल एक प्रॉब्लम शुरू से चल रहा है दुनिया में। तो ये बाज़ का आपका एनेबल नहीं होता, डिसेबल होता है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आता है। अगर इसको सेट कर लेंगे फिर गोडैडी इज़ ऑल ओके फॉर यू। उसके बाद जनाब यहाँ पे आगे और देखते हैं इंपोर्ट हमारा 86 और ये बिल्कुल उसके करीब पहुँच गया है। अब इतने हिस्से में हमने क्या सीखा? हमने ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन की मदद से एक्सपोर्ट करना सीख लिया, हमने डोमेन परचेज करना सीख ली, और हमने उस डोमेन के अंदर वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन जो है वो सीख ली। सेम यही तरीकाकार होगा अगर आपने कोई सब डोमेन बनानी हो। अब ये एक मैंने बनाई पहले स्पार्टन्स के नाम से, मैं इसको अगर मैनेज करना चाहूँ मैं मैनेज करूँगा, तो इसके सेक्शन में मैं चला जाऊँगा। लेकिन अगर मैं कोई नई डोमेन बनाना चाहूँगा तो मैं यहाँ से वापस जाऊँगा अपने सी पैनल के अंदर इसी जगह पे, और यहाँ पे लिखूँगा सब, तो सब डोमेन्स का सेक्शन आ जाएगा। ये सारा काम आप हर जगह पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कोई भी नाम देना है, लेट्स से कि हम लिखते हैं वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300। अब ये सब डोमेन बनाने लगे हैं हम वर्डप्रेस department.com के ऊपर, तो पूरा यूआरएल होगा वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300.wordpressdepartment.com, और डॉक्यूमेंट रूट कौन सा होगा, जो ही आप क्लिक करेंगे ये आपको नज़र आएगा पूरा डॉक्यूमेंट का रूट। अगर आप कोई और डोमेन बनाना चाहें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पर भी सब डोमेन बना सकते हैं। हम कहते हैं जी क्रिएट हो जाए। जब क्रिएट हो जाएगी तो सब डोमेन आपकी लाइव सर्वर के ऊपर सी पैनल में क्रिएट हो गई। अब सब डोमेन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब इस सब डोमेन का मतलब ये पूरी डोमेन है, इसके अंदर सेम उसी तरीके से हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। इसके अंदर भी अगर हम उसको मूव करना चाहें ऑल इन वन वर्डप्रेस को, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और इसमें भी इंपोर्ट कर लेंगे, तो सेम वो चीज़ें जो हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो इसने कहा जी कि सक्सेस इट हैज़ बीन क्रिएटेड, तो हम वापस जाएंगे गो बैक कंट्रोल पैनल में, यहाँ पे क्लिक कर देंगे या सी पैनल पे। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस मैनेजर जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस पर क्लिक किया। वर्डप्रेस किस पे इंस्टॉल करना है? वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल करना है न्यू साइट के ऊपर, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। अब यहाँ से हमने डोमेन लेनी है कि डोमेन कौन सी है। अभी हमने क्रिएट की है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300.wordpressdepartment.com, इसको सेलेक्ट किया। अगेन सेम चीज़ है कि आपको सब डायरेक्टरी नहीं चाहिए, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। इतने यूआरएल पे आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप यूज़र नेम देना चाहते हैं, यूज़र नेम दे दें। लेट्स से कि हम यहाँ पे वही दे देते हैं दी स्पार्टन्स। इसका पासवर्ड वही जो हमने कॉपी किया था एक ही रखते हैं ताकि हमारे जहन में रहें ये सारी चीज़ें। हम इसको बाद में डिलीट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, अभी तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आपके पास नोट में होनी चाहिए एडिटर के अंदर या मोबाइल में, ताकि आप भूल ना जाएं बाद में। कंट्रोल वी किया और यहाँ पे दोबारा से कंट्रोल वी कर देते हैं। उसके बाद आपने ईमेल देनी है, जो भी आप ईमेल देंगे। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जी पासवर्ड स्ट्रेंथ जो है वो एटलीस्ट 85 होनी चाहिए। हम इसको कहते हैं आप जनरेट करते हैं, भाई इतना टाइम नहीं हमारे पास। यहाँ से हम चेक करेंगे, यहाँ पे इस ब्लू बटन पे क्लिक करेंगे 2-3 दफ़ा, ये जनरेट हो गया। इसको करेंगे कंट्रोल सी, यहाँ से हम करेंगे यूज़ पासवर्ड, और यूज़र नेम हमारा सेम है गोडैडी पे भी यहाँ पे भी, लेकिन पासवर्ड हम इसको अपने पास रख लेते हैं ताकि जस्ट इन केस कोई प्रॉब्लम आ जाए। यहाँ पे हम अपना ईमेल देंगे,
और ईमेल देने के बाद बाकी चीज़ें हम इसी तरीके से रहने देते हैं। हम कहते हैं डेटाबेस भी आप क्रिएट कर दें। टेबल प्रीफिक्स अगर आप चेंज करना चाहें, हम इसको कहते हैं दी स्पार्टन्स DB। Ctrl+A Ctrl+C किया, इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल पे क्लिक किया, इसको भी हम अपने पास सेव कर लेते हैं दी स्पार्टन्स DB। अब आपको सब डोमेन बनाना आ गई। सब सर्वर्स के ऊपर इसी तरीके से सब डोमेन बनती है, लेकिन आपको ख्याल होना चाहिए। फिर उसके अंदर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया। आप वापस आते हैं और आके देखते हैं इंपोर्ट हमारा मुकम्मल हो चुका है। उसने कहा जी कि मोस्ट द इंपोर्ट प्रोसेस विल ओवरराइट। ये क्या करता है, ये आपकी ये जो वेबसाइट थी, इस पे जितने पेजेस थे, मेन्यूज़ थे, जो कुछ भी था, उसको ये क्लीन कर देगा, ओवरराइट कर देगा और अपना माहौल देगा जो आपको यहाँ पे नज़र आता है, जिस जगह से आपने एक्सपोर्ट किया था। हम इसको कहते हैं कि भाई आप आगे बढ़िए, बिस्मिल्लाह कीजिए, हम तैयार हैं ज़हनी तौर पर। तो ये प्रोसीड कर दिया, प्लीज़ डू नॉट क्लोज दिस ब्राउज़र। अब वो क्या कर रहा है, वो वाइट वॉश कर रहा है, लोकल होस्ट की वेबसाइट को क्रिएटिव जीन्स लाइव सर्वर पे वो इंपोर्ट कर रहा है और ये करते हुए वो नए मेन्यूज़ बनाएगा, यानी जो कुछ पहले से था वो उसको प्रिंट कर देगा यहाँ पे। तो ये जब उसने पेंट कर लिया, योर डाटा हैज़ बीन इंपोर्टेड सक्सेसफुली। छोटी सी वेबसाइट थी, अगर बहुत बड़ी होती तो टाइम लेता, लाजमी बात है। यहाँ पे कह रहा है कि यू मस्ट सेव योर परमालिंक स्ट्रक्चर ट्वाइस। ओके, चलें जी, इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे जाते हैं परमालिंक्स, क्योंकि ये उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन की। अब यहाँ से उसने हमें किक आउट कर दिया। अब यहाँ पे ये ज़रूरत होगी कि आपका जो लोकल होस्ट पे यूज़र नेम और पासवर्ड था वही यहाँ पे काम आएगा। तो इसको हम करेंगे यूज़र नेम की जगह पे यूज़र नेम और पासवर्ड की जगह पे हम दे देंगे पासवर्ड। और ये अगर आपको याद ना होता तो यहाँ पे फिर आप परेशान होकर बैठे होते, इसलिए तजर्बाकार बंदे की बात मान लें। यहाँ से हम इसको रिमेंबर मी कहते हैं और लॉग इन कर देते हैं। अब लोकल होस्ट पे जो कुछ था वो आपने दिया, चल गया, पोस्ट नेम आ गई। यहाँ से हम इसको कहते हैं कि ओके सेव कर दें और सेव चेंजेस एक दफ़ा किया। उन्होंने कहा था ट्वाइस करें, हम चूँकि मानने वाले बंदे हैं, सेव चेंजेस। उसके बाद जनाब आप जादू देखिएगा, फ्रंट एंड पे आए, बूम, रिफ़्रेश किया और पूरी आपकी वेबसाइट जो लोकल होस्ट पे थी क्रिएटिव जीन्स पे आ गई। यस यस, ये एक्साइटमेंट है। तो आपके पास सारी चीज़ें मुकम्मल, इमेजेस भी आ गए, तमाम डाटा भी मुकम्मल हो गया चुटकी बजाते हुए। माइग्रेशन पे इतनी कहानी होती है। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। अब इसको अगर आप रिवर्स करना चाहें, लाइव होस्ट से लोकल होस्ट पे जाना चाहेंगे, ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन, सेम प्रोसेस होगा। लाइव पे आप इसी तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे, लोकल होस्ट की फ़ाइल बनाएंगे। किसी क्लाइंट की वेबसाइट पे आपने काम करना है तो आप उसका वहाँ से बैकअप ले लेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, लोकल होस्ट पे फौरी तौर पर आप उसको बना लेंगे। और उसके साथ क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे जितनी चेंजेस करेंगे दोबारा से आप उसको इंपोर्ट कर देंगे वहाँ पे, तो फिर नुकसान नहीं होगा, क्योंकि लोकल होस्ट का फौरी तौर पर एनवायरनमेंट आपको बना लेना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सा तरीकाकार है, ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन। थैंक यू टीम। उसके बाद जनाब हमारे पास होता है डुप्लीकेटर का। यहाँ पे आप एहतियातन हम चेक कर सकते हैं कि इमेजेस के अंदर कौन सी चीज़ें जो हैं वो रह गई हैं। तो लाइब्रेरी में आए, मीडिया के अंदर, यहाँ पे भी हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं, मीडिया के अंदर आ जाते हैं और इसको खींच के ले आते हैं यहाँ पे लेफ्ट माउस क्लिक के साथ। ये लोकल होस्ट का मीडिया है, ये लाइव मीडिया है। तो तकरीबन सारे इमेजेस हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक कोई ख़ास चीज़ उसमें ऐसी नज़र नहीं आती। और यहाँ पे भी हम देखें, यहाँ तक हमें सारे इमेजेस नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्लिक करते हैं ऑल पेजेस पे, लोकल होस्ट पे, और ये लाइव सर्वर के ऊपर है गोडैडी में। तो यहाँ पे ये पेजेस हैं, लोकल होस्ट पे ये पेजेस हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लगइन्स के खाने में इंस्टॉल्ड प्लगइन लाइव सर्वर पे और ये प्लगइन्स है हमारे लोकल होस्ट पे। तो 2 प्लगइन्स यहाँ पे हैं, 2 प्लगइन्स आपके यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा है, चूँकि आपने इंस्टॉलेशन की थी, आप अगर इनको डिलीट करना चाहें आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं और ये असल में एक्टिवेट आपके पास 2 ही होंगे। तो सिंपल तरीकाकार था, माइग्रेशन हो गई। अब इसके लिए हम डुप्लीकेटर भी यूज़ कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं। तो अब उसके लिए हमारे पास तरीकाकार होता है, डुप्लीकेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लोकल होस्ट पे, अब माइग्रेशन वाली कहानी हमने ख़त्म कर दी, इसको हम कर देंगे डीएक्टिवेट और यहाँ से हम करेंगे ऐड न्यू और यहाँ से अब प्लगइन हम इस्तेमाल करेंगे डुप्लीकेटर। उसका तरीकाकार बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पे लिखें आप डुप्लीकेटर, एंटर कर दें। आप डुप्लीकेटर लिखने के बाद जनाब उस प्लगइन को हम इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल नाउ। इसका प्रोसीजर भी बड़ा आसान है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन की स्टेज थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ बुनियादी पॉइंट।
सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, वो आप खुद तजुर्बा करें। अब यहाँ पे हमने एक सब डोमेन जो है वो क्रिएट की थी 10 स्पार्टन्स के नाम से, वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300। यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं और ये पासवर्ड भी हमने सेव किया हुआ है। और इसको हम जब क्लिक करेंगे साइट को तो ये URL आपको नज़र आ जाएगा। सेम उसी तरीके से डिफ़ॉल्ट थीम एक इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर हम डुप्लीकेटर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आगे हम डुप्लीकेटर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है मैनेज के ऊपर। इसके अंदर भी पैकेज बनेगा, उसमें एक्सपोर्ट किया था, इसमें आप पैकेज बनाते हैं। क्रिएट न्यू पे आप क्लिक करेंगे और आपका पैकेज जो है वो किस नाम से सेव हो वो आपने यहाँ पे नाम देना है और इसको आपने सेव करना है। स्टोरेज कहाँ पे करना चाहते हैं, अगर आपका प्रो वर्जन है तो आप इसको ड्रॉप बॉक्स में, गूगल ड्राइव में कर सकते हैं। आर्काइव के अंदर क्या क्या शामिल होगा, अगर आप सिर्फ डाटाबेस करना चाहें तो इसको क्लिक कर देंगे, ये डाटाबेस आप करेंगे। अगर आप किसी फिल्टर को लगाना चाहते हैं, फिल्टर से मुराद आप .mp4 या mp3 को नहीं लेके जाना चाहते, तो यहाँ पे आप फाइल का नाम देंगे .mp3, कॉमा दिया, .pdf, कॉमा .avi, जो आप नहीं करना चाहते। और इंस्टॉलर को अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं, कोई और ना ओपन कर सके, आप यहाँ पे चेक करेंगे, पासवर्ड दे देंगे। लेकिन हमने वन टाइम यूज़ करना है, हम कहते हैं भाई आप नेक्स्ट कर दें, बड़ी मेहरबानी आपकी। तो अब सेकंड पॉइंट पे वो क्या करेगा, स्कैन करेगा और यहाँ पे ग्रीन नज़र आना चाहिए सब कुछ। अगर ग्रीन नहीं है, यहाँ पे ऑरेंज है, येलो है, इसका मतलब यह है कि आपके डाटाबेस में या आपके आर्काइव में कोई हैवी इमेजेस पड़े हैं और वो कह रहा है कि भाई फिर इसके लिए आप प्रो इस्तेमाल करें। हमारा सारा कुछ ग्रीन है, आप इस पर 1 by 1 क्लिक करके देख सकते हैं, एवरीथिंग इज़ ग्रीन। सो ग्रीन इज़ ओके, येलो इज़ नॉट। तो यहाँ पे अब हमने करना है स्कैन के बाद बिल्ड, यानी पैकेज को तैयार करना है, ये सारा मसाला तैयार करना है। और जब आपके पास ये बन जाएगा तो फिर हम इस मसाले से मकान तैयार करेंगे अपने नए सर्वर के ऊपर, जहाँ पे हमने ये डोमेन एक क्रिएट की थी, सब डोमेन। तो वापस जाते हैं जी। तो अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे फाइल मैनेजर पे, तो फाइल मैनेजर का सेक्शन ओपन हो जाएगा। ये गोडैडी में भी ऐसी ही है, ब्लू होस्ट में भी ऐसी है। और कौन सी सब डोमेन हमने क्रिएट की थी, वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300, ये डोमेन हमारे पास आ गई। अब बेसिकली हमें यहाँ पे सिर्फ डाटाबेस चाहिए होता है या WP config है, तो WP config के ऊपर हम क्लिक करते हैं और एडिट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ये सब डोमेन है लाइव सर्वर पे, याद रखिएगा। एडिट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे हमारे पास ये सारी फाइलें नज़र आना शुरू हो गई। तो इसको हम Ctrl A करते हैं, Ctrl C करते हैं। ये वो था जो आपने डिफ़ॉल्ट एक वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। एक नई फाइल हम बनाएंगे, Ctrl V कर लेंगे, Ctrl S कर लेंगे। ये आपको याद होना चाहिए कि आपके पास ये सेव हो। तो आप अपने उसी फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे आपने अपनी फाइलें जो हैं वो सेव की हुई हैं और उसके अंदर आप कहेंगे WP config, जो भी आप स्पेलिंग देना चाहते हैं, सब डोमेन, ताकि आपको याद रहे, .php और एंटर कर दिया। इसका चूंकि आपको अभी ज़रूरत पड़ेगी, तो कन्फिग आ गई आपके पास। वापस गए लाइव सर्वर पे, इसको यहाँ से कर देते हैं क्लोज। अब आपको यहाँ पे ये सारी फाइलें आपने यहाँ पे डिलीट करनी है। क्यों करनी है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ से क्लिक किया, यहाँ तक आए और इसके बाद आपने इसको शिफ्ट डिलीट प्रेस कर देना है। स्किप द ट्रैश, कन्फर्म कर दिया जी। ये आपके पास 2 फोल्डर हैं वो बच गए। अगर आप इनको भी डिलीट करना चाहें, शिफ्ट डिलीट कर दें, बूम, ये आपने अपनी सब डोमेन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। अब डाटाबेस ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, डोमेन आपने एम्प्टी कर दी। क्यों कर दी मैं अभी आपको बताता हूँ। पैकेज आपका कंप्लीट हो चुका है, ये काम कर रहा था। ये दोनों फाइलें आपने डाउनलोड करनी है। इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने फाइल देनी है इंस्टॉलर वाली। अब हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, चूँकि मैंने डाउनलोड किया था। आर्काइव है 19.56 MB, इस पर क्लिक करेंगे तो आर्काइव भी वो आपसे पूछेगा कि आप कहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं। लेट्स से कि हम इसका एक अलग फोल्डर चाहे वो यहाँ पे बना लेते हैं ताकि आपको नया नज़र आए। तो हम इसको कहते हैं सब डोमेन, एक नाम रख दिया हमने, डबल क्लिक किया, एंटर कर दिया, सेव कर दिया। इसी के अंदर हम इंस्टॉलर को भी सेव कर लेते हैं सब डोमेन के अंदर। ये दोनों फाइलें आपने अपलोड करनी है इस फोल्डर के अंदर जो अभी आपने क्रिएट किया था। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अपलोड और अपलोड करेंगे यहाँ से सिलेक्ट फाइल, और इस फोल्डर के अंदर जो सब डोमेन हमने क्रिएट किया था, ये दोनों फाइलें चूँकि हमें चाहिए, पहले क्लिक करेंगे इंस्टॉलर पे, ओपन कर लेंगे। यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि जी आपकी फ़ाइल अपलोड होना शुरू हो गई है। जब ये अपलोड हो जाए उसके बाद हम नई फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा से सिलेक्ट फाइल, चूँकि ये 100% ग्रीन हो गई, सिलेक्ट फाइल। अब हमें ये आर्काइव का फोल्डर भी चाहिए। ये डुप्लीकेटर के साथ हो रहा है। डुप्लीकेटर का प्रोसेस थोड़ा सा इस तरीके से है, वो एक आर्काइव बनाता है। इस आर्काइव को अगर आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा
कि ये उसके अंदर वो सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ पे मिशन 2019 पे आपने क्लिक किया, सब डोमेन का फोल्डर था, ये आर्काइव है। इसको अगर आप राइट क्लिक करें 7-zip के साथ आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें, आप ये देखेंगे इसके अंदर सारी फाइलें मौजूद हैं। तो ये आपको मैन्युअली अपलोड करने में बड़े काम आती हैं। अब आपके पास ये सारा कुछ जो आपके लोकल होस्ट में था, यहाँ पे जो आप देखते हैं इसके अंदर, ये आपको पता है लोकल होस्ट में जैम्प, htdocs, मिशन, उसने इन सारी चीज़ों को मिला के एक जिप फोल्डर बना दिया। तो डुप्लीकेटर जो है वो ये सिर्फ काम करता है। तो अब हम इसके अंदर देख सकते हैं एक फाइल उसने क्रिएट कर दी, dup-database, यानी डुप्लीकेटर डाटाबेस। जो डाटाबेस था उसको भी इसने कॉपी किया। इसको अगर हम राइट क्लिक करें तो इसको आप नोट पैड में खोल के देख सकते हैं, ये सारा डाटाबेस था जो मिशन 2019 DP हमने लोकल होस्ट में बनाया था। तो अब आप गेम समझ गए होंगे कि आपको डाटाबेस भी चाहिए, इमेजेस भी चाहिए। तो ये दोनों फाइलें यहाँ पे 100% कंप्लीट हो जाएंगी। तो फिर हम इसके साथ गेम करेंगे। दूसरी जो डुप्लीकेटर का तकाजा है वो क्या होता है, वो यहाँ पे इस URL के आखिर में हम लिखेंगे installer.php, उसको रन करेंगे। वो रन करेंगे तो डुप्लीकेटर जो है वो अपनी गेम करेगा और इस सब डोमेन के अंदर लोकल होस्ट की ये जो साइट थी ये सारी वहाँ पे मूव कर जाएगी। इस प्लगइन का ये प्रोसीजर होता है। मैन्युअली में आप क्या करेंगे, मैन्युअली में आपको चाहिए FTP। तो जब तक वो फाइल अपलोड होती, FTP का तरीका सीख लें, ये आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। एक अच्छे डेवलपर के सिस्टम में फाइलज़िला होना चाहिए। तो फाइलज़िला आपने डाउनलोड करना है, सिंपल इतना लिखें फाइलज़िला फ्री डाउनलोड, यहाँ से आप एंटर कर देंगे। फाइलज़िला की जो अपनी वेबसाइट है उसके अंदर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे है डाउनलोड फाइलज़िला, या अगर आप सोर्स फोर्ज पे जाते हैं तो वहाँ से भी यही लिंक होगा। इस पे क्लिक करेंगे सोर्स फोर्ज पे, ये एक ज़बरदस्त वेबसाइट है। ये भी आपको दोबारा पेरेंट साइट पे ही मूव करवाएगी। तो वहाँ पे जाके आपने 32 बिट या 64 बिट का जिप फाइल डाउनलोड करनी है या एक्जी फाइल डाउनलोड करनी है, एंड यू आर गुड टू गो। तो मेरे पास चूंकि ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर, मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ था। ये आपको एसेट 2019 जो मेरे पास है इस तरह आपको नजर आएगी। .exe 7.32 MB का ये डाटा डाउनलोड करवाएगी। अब इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो ये लिंक नीचे दिए हुए हैं कि नया आपका क्लाइंट 32 बिट का ये है, 64 बिट का ये है। तो हमें 64 बिट चाहिए, मेरा सिस्टम 64 है, आपका 32 है। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये उस वेबसाइट पे चला जाएगी जो असल पेरेंट वेबसाइट है। यहाँ पे URL में आपको नजर आएगा। तो ये आपका .exe जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। हम कहते हैं भाई क्लाइंट की वेबसाइट पे चले जाएं, प्लीज़ हमें तंग न किया जाए। तो यहाँ पे क्लिक किया तो अब क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर हम चले जाएंगे और वहाँ से डाउनलोड करेंगे। जब आप डाउनलोड कर लेंगे इस तरीके से आपको .exe नजर आएगी। उसके ऊपर आप करेंगे राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये अपने सिस्टम में इस तरह किया करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर बिकॉज यू आर एडमिन। यस कर देंगे। अब मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इसको ओवरराइट कर रहा हूँ। आई एग्री, उसके बाद ऐड, रिमूव या री इंस्टॉल, नेक्स्ट करूँगा। मैं इसको कहूँगा कि भाई आप इसको री इंस्टॉल कर दें, नेक्स्ट करूँगा। ये सारी चीज़ें इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट पर रहने दें, नेक्स्ट करूँगा। C ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, फाइलज़िला FTP क्लाइंट, ओके नेक्स्ट, यहाँ से इंस्टॉल। बस इतनी सी कहानी। फाइलज़िला आपके पास इंस्टॉल हो गया। जब फाइलज़िला आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आपको इसका फ्रंट एंड भी दिखाता हूँ। बेसिकली ये दो हिस्सों में तकसीम होता है। लेफ्ट साइड आपका सिस्टम है, आपका कंप्यूटर है, राइट साइड आपका सर्वर है, और इनके दरमियान जो प्रोटोकॉल है FTP का वो है फाइलज़िला। तो यहाँ से हम इसको कहते हैं जी कि आप फिनिश करें और स्टार्ट कर दें। तो फाइलज़िला का आपके सामने ये सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। बूम। अब यहाँ पे आप होस्ट का नाम देंगे, यूज़र देंगे, पासवर्ड देंगे, पोर्ट देंगे, और ये लेफ्ट साइड है जो आपका फोल्डर्स हैं। आपने देखा यहाँ पे D ड्राइव है मेरी, ये अभी तक ब्लैंक है क्योंकि हमने किसी सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं किया। मैं इसको कनेक्ट करूँगा GoDaddy के साथ, वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। यहाँ से मैं कंप्यूटर को जोड़ सकता हूँ, लेकिन ये स्लो होता है अपलोड करने के लिए या ऑफलोड करने के लिए। लेकिन अगर हम इसको देखना चाहें, मेरे पास चूँकि बहुत सारे क्लाइंट्स की पड़ी हुई हैं, वो सारी आपको नज़र आएंगी साइट मैनेजर के अंदर। तो इस तरीके से आपको ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। तो यहाँ से आप इसका पासवर्ड, यूज़र नेम वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं कि कौन सा कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपका FTP का। अब आपने होस्ट और यूज़र नेम कहाँ से देना है, क्लाइंट आपको प्रोवाइड भी करता है। तो इस लिंक को हम यहाँ से बंद कर देते हैं और वापस आते हैं। ये सारे काम पैरेलल हो रहे हैं। ये आपकी फ़ाइल मुकम्मल हो गई, FTP आपके पास फाइलज़िला डाउनलोड हो गया। अब इसको देख लेते हैं, चूँकि इसका नंबर आ गया है। तो ये पैरेलल चीज़ें, आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। हम सब डोमेन के ऊपर
डुप्लीकेटर की मदद से माइग्रेशन करने लगे हैं। तो यहाँ पे सिंपल इसका लिखेंगे आप installer डॉट php। ये वो फाइल थी जो आपने अपलोड की थी यहाँ पे installer डॉट php। तो इस डुप्लीकेटर का तरीका ये है, इसको आप करेंगे एंटर। जब आप एंटर करेंगे तो हम डुप्लीकेटर के प्लगइन के मोड में चले जाएंगे। वो ये कह रहा है कि जनाब आपके पास ये हो गया, नोट्स कोई नहीं, लेकिन आर्काइव फाइल नॉट फाउंड। यहाँ पे हम कहते हैं भाई साहब यहाँ पे मौजूद है, आप दोबारा से चेक कीजिए। दोबारा से हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और उसको कहते हैं कि भाई आर्काइव मौजूद है। तो हमने रिफ़्रेश किया तो उसको नज़र आ गई, आर्काइव पास हो गई, वैलिडेशन पास हो गई, सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट ओके हैं, सब ग्रीन है। ऑप्शंस अगर आप देखना चाहें PHP जिप आर्काइव, ये GoDaddy पे इशू आता है जो मैंने आपको कहा था आपका इनेबल होना चाहिए। बाकी सेफ मोड है वगैरह वगैरह, अगर आप मैनुअल करेंगे तो मैनुअली आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम कहते हैं जी यहाँ से आप चेक कर दें, जो ही चेक किया बटन इनेबल हो गया, नेक्स्ट कर देंगे तो 1 of 4 डिप्लॉयमेंट शुरू हो गई। डुप्लीकेटर इस तरीके से काम करता है। फिर 2 of 4 होगा, उसमें डाटाबेस ये इंस्टॉल करेगा। 3 of 4 में फिर डाटाबेस पे कॉपी करेगा। 4 of 4 में सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, बूम। तो ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आसान है ये भी। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि कनेक्ट एंड रिमूव ऑल डाटा। अब हमारे पास एक डाटाबेस ऑलरेडी हमने बनाया था। कौन सा बनाया था मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो हम इस सर्वर पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं PHP my admin। तो PHP my admin में जैसे आप लोकल होस्ट में देखते थे, चूँकि हमने यहाँ पे एक डाटाबेस बनाया हुआ है, उस डाटाबेस का नाम है ये KillRock-C WP1। ये डाटाबेस हमें चाहिए, ये यूज़र चाहिए और ये पासवर्ड चाहिए, लेकिन डाटाबेस एम्प्टी होना चाहिए। तो PHP my admin में ये हमारे पास पड़ा हुआ है। इस डाटाबेस पे हम क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा ये सारे टेबल्स इसके अंदर। यहाँ से हम इसको चेक ऑल कर देंगे और चेक ऑल करने के साथ इसको करेंगे ड्रॉप कर दिया, बूम, ये आपका डाटाबेस यहाँ से एम्प्टी हो गया। चूँकि डुप्लीकेटर एम्प्टी डाटाबेस के साथ काम करता है, आपको सिर्फ इसके क्रीडेंशियल चाहिए। तो यहाँ पे वापस आते हैं डुप्लीकेटर के अंदर और हम यहाँ से इसको कहते हैं क्रिएट न्यू डाटाबेस, चूँकि हम नया डाटाबेस बना रहे हैं। डाटाबेस कौन सा था, अब हमें ज़रूरत आएगी जो फाइल हमने पहले से कॉपी की थी। इसका यहाँ से हम करेंगे Ctrl+C, वापस आए और उसके बाद डाटाबेस का नाम दिया। यूज़र देखते हैं, अगर यूज़र यही है तो इसी को हम पेस्ट कर लेंगे यूज़र के खाने में, Ctrl+V, और पासवर्ड हम कॉपी करेंगे यहाँ से ये वाला, Ctrl+C कर लिया हमने यहाँ से। और आपका लोकल होस्ट है वो होस्ट है, तो इसलिए हम होस्ट को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ से हम इसको कर देंगे Ctrl+V। ऑप्शंस को आप देख सकते हैं लेकिन इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे रहने दें। टेस्ट डाटाबेस को हम टेस्ट करते हैं, सारा कुछ ग्रीन नज़र आ रहा है, कंपैटिबिलिटी, वर्जन वगैरह वगैरह। हम कहते हैं भाई आप नेक्स्ट करें, यहाँ से कर दें यस। अब 2 of 4 में डाटाबेस इंस्टॉल हो रहा है। बेसिकली आपने इंस्टॉल किया था लेकिन अब आपने उसको एम्प्टी कर दिया और आप लोकल होस्ट की जो एंट्रीज थी वो इसमें डाल रहे हैं। वो कह रहा है जी कि ये URL है, सब डोमेन जो आपने क्रिएट की थी, ये पाथ है, ये टाइटल है। इसके ऑप्शंस अगर आप देखना चाहें यहाँ पे आप एडमिन बना सकते हैं। हम कहते हैं भाई आप इसको छोड़ दें, नेक्स्ट करें। अब वो डाटा को अपडेट कर रहा है, जो ही अपडेट करेगा बूम, चुटकी बजाते हुए स्टेप 4 of 4 टेस्ट साइट, यानी उसने सक्सेस दे दी। एडमिन लॉगिन करेंगे तो हमारे पास वो वेबसाइट आ जाएगी सब डोमेन जिसके अंदर हमने डुप्लीकेटर के साथ माइग्रेशन की थी। अब इसके अंदर वो सारी फाइलें मौजूद होंगी जो यहाँ पे आपने कॉपी की होंगी। इसको डबल क्लिक करते हैं, ये सारा कुछ आपको नज़र आएगा, पूरा फोल्डर यहाँ पे आ गया। ये आर्काइव भी मौजूद है और installer.php भी मौजूद है। तो अब प्लगइन क्या करेगा, वो इसको डिलीट करेगा या आप मैनुअली भी इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर इसकी WP कन्फिग के ऊपर हम क्लिक करें और यहाँ से करें एडिट, तो आप ये देखेंगे कि वो आपका डाटाबेस नया जो था वो इसके अंदर आ चुका है। ये सारी एंट्रीज इसके अंदर रजिस्टर हो गई हैं। तो डुप्लीकेटर जो है वो इस तरीके से आपको मैसेज देगा, स्टेप 4 of 4 टेस्ट साइट, आपकी साइट जो है वो मुकम्मल हो गई है। अब इसके बाद आपके पास रह जाता है मैनुअली तरीकाकार के लिए जो FTP आपने डाउनलोड किया था, यहाँ से आप जाएंगे किसी भी जगह पे और अपना यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक अपना FTP अकाउंट। तो हर सर्वर के अंदर आप जो ही लिखेंगे FTP, तो FTP के अकाउंट्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं FTP अकाउंट। अब FTP अकाउंट में यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, डोमेन वगैरह करेंगे, पासवर्ड देंगे। डोमेन कौन सी है, आप यहाँ पे हमने किया है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 लेट से।
यहाँ से मैं इसका कोई लॉगिन भी देना चाहता हूँ तो लॉगिन में दूंगा लेट्स से कि स्पार्टन्स, और उसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड देना चाहता हूँ, फ़र्ज़ कर लें डेव, और डेव करता हूँ और 1 2 3 करता हूँ, पासवर्ड अगेन, या मैं इसको जनरेट भी कर लेता हूँ। लेट्स से कि पासवर्ड जनरेट किया, यहाँ से 1 2 दफ़ा मैं इसको जनरेट करवा लेता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा नई फाइल के अंदर। ये आपके पास लाजमी मौजूद रहना चाहिए, ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, और उसके बाद वापस जाएंगे, यहाँ से हम इसको कहते हैं यूज़ पासवर्ड, और उसके बाद आपने डायरेक्टरी देनी है कि कौन सी डायरेक्टरी है। तो यहाँ से आप इतना हिस्सा मिटा दें स्पार्टन्स वाला, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप जाना चाहते हैं डायरेक्ट उस डोमेन के अंदर। तो क्रिएट FTP अकाउंट, आपका FTP अकाउंट क्रिएट हो गया, ये काम भी आपने सीख लिया। अब उसके बाद आप आएंगे नीचे FTP अकाउंट के ऊपर और क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगर FTP क्लाइंट, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको नज़र आएगी। अब यूज़र नेम कौन सा है, सर्वर कौन सा है, और पोर्ट कौन सी यूज़ करनी है। तो यहाँ से आपको चाहिए यूज़र नेम, तो इतने हिस्से को आपने कॉपी करना है बगैर किसी स्पेस के, कंट्रोल C किया, और आपके पास जो फाइल ज़िला है यहाँ पे आप होस्ट के खाने में होस्ट देंगे, आपने कॉपी किया यूज़र नेम, तो यूज़र नेम कंट्रोल V कर दिया आपने, वापस आए, और सर्वर कौन सा है, बेसिकली इसको ऊपर होना चाहिए, तो खैर कंट्रोल C किया, इसको आपने सर्वर को यहाँ पे देना है होस्ट के खाने में, और उसके बाद पासवर्ड आपको याद है, पासवर्ड वो यहाँ पे नहीं बताएगा, पासवर्ड आपने यहाँ पे कॉपी किया था, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C कर लिया, और उसके बाद वापस जाएंगे अपने FTP फाइल ज़िला के अंदर, यहाँ पे पासवर्ड देंगे, और पोर्ट है हमारे पास, टैब की को प्रेस करेंगे 21, कीबोर्ड से एंटर कर देंगे। जब यहाँ पे एंटर करेंगे वो कहेगा कि अबॉर्ट करना चाहते हैं जो पहले कोई कनेक्शन, हम कहते हैं ओके कर दो भाई इसको। यहाँ पे मैसेज आया ओके भाई ऑलवेज, सिक्योरिटी उसने चेक किया। अब ये हमारे पास लाइव होस्ट जो है वर्डप्रेस डिपार्टमेंट में जो हमने सब डोमेन बनाई थी वहाँ पे हम मौजूद हैं। तो ये आपको डोमेन इस तरीके से नज़र आना शुरू हो गई है। अब इसके अंदर तमाम डायरेक्टरीज जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। ये मेरे पास है लेफ्ट साइड पे कंप्यूटर मेरा, और ये क्लाइंट का वो डाटा मौजूद है। इधर से फाइल ने ड्रैग करूँगा यहाँ पे, इधर से करूँगा यहाँ पे, तो ये वही चीज़ें हैं जो आपको सर्वर पे नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको PHP MyAdmin नज़र नहीं आता। तो इसलिए FTP का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अब आप इसी तरीके से तमाम फाइलें जो हैं इनको ड्रैग करते हुए यहाँ पे ले जाएंगे। लेकिन ये काफ़ी कुछ हो गया है आज के लिए, मेरे ख्याल में इतना ही, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप हज़म कर लें, काफ़ी है। तो आज तक के लिए इतना ही था। अब हम इनके बारे में फर्दर कोई बात नहीं करेंगे, चूँकि कोडिंग हमारी काफ़ी लेट हो गई, 2-3 दिन लेट हो गई, और काफ़ी सारे लोग बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। अब हमारा जो अगले दिन होंगे उसमें हम कोडिंग के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। यस, अगर दरमियान में मुंह का जायका बदलने के लिए, टेस्ट बदली करने के लिए कुछ थोड़े बहुत ऐसी चीज़ें हैं DV या वर्डप्रेस बेकरी इस हवाले से, चूँकि मैं इनको जानबूझ के इग्नोर कर रहा हूँ, अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ जाएंगे। हत्ता कि आपके वर्डप्रेस का गुटनबर्ग एडिटर जो है, इसके अंदर जो ब्लॉक की गेम है, इसको लोग अभी समझ ही नहीं रहे। इसने बेसिकली HTML5 से ऊपर की चीज़ दे दी है। आप इसका कभी कोड देखें ना, तो पीछे ब्लॉक्स जो चल रहे हैं उसका सिमेंटिक्स, उसका सिंटैक्स चेंज हो गया है। दरमियान में HTML भी नज़र आती है, लेकिन ऊपर नीचे वर्डप्रेस ब्लॉक्स का कोडिंग स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो गया है। तो हमें थोड़ा सा HTML5 से ऊपर की बातें सोचनी पड़ेंगी। तो इसलिए स्टे ट्यून्ड फॉर HTML5, CSS3, JavaScript and PHP in upcoming days. Thank you very much.